नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास दिन दहाड़े लूट पार्ट 3। खूबचंद को ना तो उठकर चैन था, ना बैठकर और ना ही खड़े होकर। बैंक से वह सुबह ही घर पहुंच गया था। तब वह और व्याकुलता से भरा पड़ा था। 4 करोड़ की डकैती उसके सामने हुई थी। 24 घंटों के दरमियान 9.5 करोड़ की हुई लूट का वह चशमदीद गवाह था। उसे पूरा भरोसा था कि कल की बैंक वैन की तरह आज भी 4 करोड़ को फार्म पर ही ले जाया गया होगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे मालूम था कि 9.5 करोड़ की दौलत कहाँ पड़ी है, परंतु कुछ कर पाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इसलिए बेबस था हाथ पर हाथ रख कर बैठने को, परंतु बैठता भी कैसे। इतनी बड़ी दौलत उसे परेशान किए दे रही थी। वह सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर 9.5 करोड़ में 50 लाख भी उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। परंतु 50 लाख भी आए कैसे। बहुत सोच विचारने के बाद उसे एक ही रास्ता नजर आया। वह जानता था कि इससे आगे वह कुछ भी कर गुजरने के काबिल नहीं था। इसके लिए किसी दमदार व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा जो इन लोगों से निपटकर दौलत को हथिया सके। इस काम के लिए किसे पकड़े जो देवराज चौहान जैसे इंसान से टक्कर लेकर उसे हरा सके। जो भी हो, कम से कम उसका विश्वासी होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि सारी दौलत वही लेकर चलता बने और वह खाली हाथी मलता रह जाए। खूबचंद ने काफी सोचा, परंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सका। उसे मालूम था कि उसे जल्दी ही किसी फैसले पर पहुंचना है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं था। अगर वह लोग आपस में अपना अपना हिस्सा बांटकर अपनी राहों पर चले गए तो वह हाथ मलता रह जाएगा। खूबचंद के सोचने की गति और भी तेज हो गई। तो वह वैन यहाँ से गुजरी, सफेद रंग की वैन। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने सिर हिलाया। हाँ साहब, उस आदमी ने हाथ उठाकर कहा। वह देखिए, टेलीफोन का खंबा भी टेढ़ा हुआ पड़ा है। वैन की साइड उस खंबे से टकराई थी। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। मुझे तो लगा जैसे वैन उलटने वाली हो, परंतु खंबे से टकराते ही सीधी सड़क पर दौड़ पड़ी। इसमें तो कोई शक नहीं कि उस वैन का ड्राइवर मास्टर था ड्राइविंग में, वरना जिस तेजी से वैन दौड़ रही थी उस हिसाब से वह ज्यादा दूर सही सलामत जा ही नहीं सकती थी। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगा कर कश लिया। एक बात बताओगे साहब? क्या? मैंने सुना है वैन में मौजूद लोग बैंक डकैती करके भाग रहे थे। हाँ। वानखेड़े के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। ओह, 3 हत्याएं भी उन्होंने की हैं। हे भगवान, कितने की डकैती की? 4 करोड़ की। 4 करोड़ की? वह आदमी हड़बड़ा उठा। आपका मतलब है जब वैन खंबे से टक्कर मारकर भाग रही थी तो उसमें 4 करोड़ था? हाँ, 4 करोड़ था, वानखेड़े बोला। उसके बाद वैन किस तरफ गई? सकते किसी हालत में उसने हाथ उठाकर सामने की तरफ इशारा कर दिया। इंस्पेक्टर वानखेड़े कार में बैठा और आगे बढ़ गया। 1.5 घंटे से वह वैन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था कि वह किस रास्ते पर गई थी। वैन की गति इस कदर खतरनाक थी कि वह कईयों की निगाहों में आई थी। इसी कारण वैन के रास्ते के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती जा रही थी कि वह किन किन रास्तों से होकर गई थी। आधा किलोमीटर आगे जाने पर फिर उसने वैन के बारे में पूछताछ की। 2-3 से पूछने पर एक फल वाले ने उसे जो जानकारी दी वह बेहद आशाजनक थी और चौंका देने वाली थी। वानखेड़े को लगा कि वह डकैतों के बेहद करीब आ पहुंचा है। साहब, मैंने वैन को 1 बार नहीं 2 बार देखा, फल वाले ने धीमे स्वर में फुसफुसाकर कहा। 2 बार? वानखेड़े ने असमंजसता भरी निगाहों से उसे देखा। हाँ साहब, वह सामने सड़क है ना, जिसके मोड़ पर लेटर बॉक्स लगा है, उसी सड़क पर वह सफेद वैन गई थी। मेरी निगाह उस पर जमने का कारण था उसकी स्पीड, तूफान की तरह उड़ी जा रही थी। मैं तो देखते ही समझ गया था कि वह वैन 2-4 को मारकर भागी है। पहियों के नीचे कुचल दिया होगा उसने। कहकर उसने प्रश्न भरी निगाहों से वानखेड़े को देखा, जैसे पूछ रहा है कि उसका विचार सही है या गलत। उसका हौसला बढ़ाने के विचार से वानखेड़े ने कहा, तुमने ठीक सोचा है कि वह वैन किसी को कुचलकर भागी है। फिर क्या साहब? देखते ही देखते वैन निगाहों से ओझल हो गई। फल वाले ने पुनः कहा, और अभी 10-12 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह वैन सामने वाली सड़क से फिर आती दिखाई दी। पहले की तरह ही स्पीड थी और इस सड़क से निकलकर उस तरफ निकल गई। मैं समझ नहीं पाया कि उसी रास्ते से वापस क्यों आ गई थी, परंतु वानखेड़े समझ गया था।
फल वाले की बात सुनते ही उसकी आंखों में गहरी चमक उभर आई थी। यह जाहिर था कि कहीं आसपास ही देवराज चौहान ने दूसरा ठिकाना बना रखा होगा जहां पर 4 करोड़ रखा गया है। इसका मतलब वह उस जगह के बेहद करीब है जहां उन लोगों ने नोटों को रखा है। वानखेड़े ने पास ही कार पार्क की और पैदल ही उस सड़क की तरफ बढ़ गया जिधर वैन के आने जाने के बारे में फल वाले ने बताया था। उस गली के भीतर थोड़ा सा बढ़ने पर गलियों का छोटा सा चौराहा था। एक सड़क वह थी जिससे वह खुद चलकर आया था, दूसरी ठीक सामने जा रही थी और तीसरी चौथी दाएं बाएं थी। वानखेड़े वहीं ठिठक कर आसपास निगाहें दौड़ाने लगा। लोग आ जा रहे थे, कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे। चंद क्षण सोचने के बाद वह खेलते बच्चों के पास पहुंचा। आप लोगों ने 2-3 घंटे पहले यहाँ आई सफेद वैन को देखा था? सब बच्चे एक दूसरे को प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगे। अंकल, हम तो अभी आए हैं खेलने, हमें कुछ नहीं मालूम। वानखेड़े के चेहरे पर मायूसी की हल्की परत छा गई। वह जानता था कि वह वैन यहाँ से कहीं ज्यादा दूर नहीं गई होगी, करीब ही कहीं आई होगी। किसी और से पूछने का विचार बनाकर वह वहाँ से हटने ही वाला था कि एक 8 वर्षीय बच्चा बोला, अंकल, मैंने देखी थी वह सफेद रंग की वैन। कहाँ देखी थी? वानखेड़े के होठों से निकला। बहुत तेज स्पीड थी उसकी, मेन सड़क से सीधी निकल गई थी, बच्चे ने हाथ उठाकर बताया। वानखेड़े पुनः चौराहे पर आया और उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ लड़के ने कहा था। उस गली में प्रवेश करते ही वानखेड़े ठिठक गया। वह गली आगे से बंद थी। 10-12 मकान दाईं तरफ थे, 10-12 बाईं तरफ। गली बंद होने की वजह के कारण ही वैन उसी रास्ते से बाहर निकली थी, यानी कि इन्हीं मकानों में से एक मकान देवराज चौहान का ठिकाना था। यहाँ 2-3 घंटे पहले उसने वैन से 4 करोड़ को उतार कर रखा था। वानखेड़े के जिस्म में तनाव बढ़ता चला गया। वह समझ गया कि वह उन लोगों के ठिकाने के बेहद करीब खड़ा है। बस अब उसे यह मालूम करना था कि इन लोगों का ठिकाना कौन सा मकान है, और यह बात इस ढंग से उसे जानने की चेष्टा करनी थी कि भीतर मौजूद उन लोगों को इस बारे में शक न हो सके। शाम के 4 बज रहे थे। सूर्य का झुकाव पश्चिम की तरफ होता जा रहा था। फार्म पर सूर्य की धूप पूरे जोरों के साथ पड़ रही थी, साथ ही अब मध्यम सी हवा चलनी आरंभ हो गई थी। फार्म की कॉटेज के एक कमरे में लाजवंती और उसका बच्चा बंद था। खाना उन्हें वक्त पर दे दिया गया था। लाजवंती कुछ ज्यादा ही घबराई हुई नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने स्पष्ट शब्दों में उसे तसल्ली दी थी कि अगर सीताराम उनके साथ चालाकी नहीं करेगा तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, सीताराम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जवाब में लाजवंती सिर हिलाकर रह गई थी। दूसरे कमरे में सीताराम को बंद कर रखा था। नटियाल और जगमोहन में से एक भीतर सीताराम की ड्यूटी पर होता तो एक बाहर वैन की ड्यूटी पर। देवराज चौहान एक कमरे में गहरी नींद में पड़ा था। मोटा नटियाल इस समय कॉटेज की किचन में चाय बनाने में व्यस्त था। सीताराम के कमरे का दरवाजा वह बाहर से बंद कराया था। जगमोहन कॉटेज की पिछली तरफ फूस के कमरे में मौजूद वैन की निगरानी पर कुर्सी पर बैठा था। तभी जगमोहन उठा और वैन के करीब पहुंचकर साइड से उसे थपथपाकर बोला, किशनलाल? हाँ, वैन के भीतर से आवाज आई। कैसा हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? तुम्हारा साथी सीताराम तगड़ी ऐश कर रहा है, जगमोहन ने कहा। अपनी खातिरदारी ऐसे करवा रहा है जैसे ससुराल में बैठा हो। नहा धोकर उसने मेरे नए कपड़े भी पहन लिए हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। वैन के भीतर से किशनलाल का स्वर आया। सीताराम कह रहा था कि यूं ही इतना लंबा समय वैन में बैठा रहा। तुम क्या चाहते हो कि मैं भी वैन से बाहर निकल आऊं? भीतर से किशनलाल हंसा। मेरी बात छोड़ो, तुम्हारी इच्छा हो तो बेशक बाहर आ सकते हो। जगमोहन मुस्कुराया। नहीं, मैं वैन के भीतर सीताराम से भी अच्छा हूँ, तुम मेरे बारे में फिक्र ना करो। सीताराम बता रहा था कि वैन में खाना खत्म होने वाला है। जवाब में किशनलाल ने कुछ नहीं कहा। वह इस बात के लिए भी अब धीरे धीरे तैयार होता जा रहा है कि वैन में पड़ी दौलत में से उसे हिस्सा ले लेना चाहिए। वह समझ चुका है कि हम लोग उसे या उसकी बीवी को छोड़ने वाले नहीं हैं। वह कुछ भी करे, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। भीतर से किशनलाल की आवाज़ आई। मेरी मानो, तुम भी बाहर आ जाओ ताकि तुम लोग 5.5 करोड़ को समेट सको। इस बार किशनलाल हंसा। उसमें से तुम्हें भी तो मोटा हिस्सा मिलेगा। पागल हो, मैंने अब दौलत लेकर क्या करनी है? मेरा तो ना कोई आगे ना पीछे, लड़कियों की शादी कर ही चुका हूँ।
अकेली जान हूँ, मजे से गुजारा चल रहा है। हिस्सा लेकर खुद को मुसीबत में क्यों डालूं? मैं ऐसे ही ठीक हूँ मेरे भाई। अगर दौलत हाथ लग जाए तो तुम लोग ही मजे करना, तुम्हारी मर्जी। नहीं हिस्सा लेना तो मत लो, यह तो और भी अच्छी बात है। जगमोहन ने सिगरेट को सुलगाकर कश लिया। वैन से तो बाहर आ जाओ। मेरे बाहर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कि जब सीताराम कहेगा तब बाहर आओगे? हाँ, सीताराम से कहो कि वह यहाँ आकर मुझे बाहर आने को कहे। वह तो अभी अपनी खातिरदारी करवा रहा है। जब खातिरदारी करवा ले तब उसे कहना, उसके कहते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। पक्का? पक्के से भी पक्का, किशन लाल ने हंसकर कहा। लेकिन एक बात सुन लो, वह सीताराम है, तुम लोगों की बात में नहीं आएगा। वह मुझे कभी भी बाहर आने को नहीं कहेगा। देखते हैं। जगमोहन वैन से हटकर वापस कुर्सी पर जा बैठा। तभी मोटा नटियाल कॉटेज से बाहर निकलकर उसके पास आया। हाथ में चाय का गिलास थाम रखा था, जो कि जगमोहन को थमाते हुए बोला, तुम पियो, तब तक मैं सीताराम, उसकी बीवी और देवराज चौहान को चाय दे आऊं। जगमोहन ने चाय का गिलास थाम लिया। नटियाल वापस चला गया। नटियाल किचन से गिलास उठाकर सीताराम वाले कमरे में पहुंचा। बाहर से सिटकनी हटाई और भीतर प्रवेश कर गया। सीताराम कुर्सी पर बैठा था। नटियाल उसे देखकर मुस्कुराया। जवाब में सीताराम उसे घूरता रहा। लो चाय पियो। नटियाल ने चाय का प्याला टिपाई पर रख दिया। सीताराम फिर भी कुछ न बोला। हमारे मेहमान बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है सीताराम? नटियाल ने मुस्कुराहट भरे लहजे में पूछा। मेरी पत्नी कहाँ है? सीताराम ने शुष्क स्वर में कहा। बगल वाले कमरे में हिफाजत से है, तुम उसकी फिक्र मत करो। हम उसके गार्ड बनकर उसका ख्याल रख रहे हैं। कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए दूध गर्म करके दिया है। सीताराम ने जवाब में कुछ नहीं कहा। सीताराम, नटियाल बोला, हम लोगों ने डकैती अवश्य की है, परंतु वास्तव में हम अच्छे इंसान हैं। तुम निश्चिंत होकर किशन लाल को वैन से बाहर आने को कह सकते हो। हम तुम दोनों को कुछ नहीं करेंगे, बल्कि लाखों का माल देकर विदा करेंगे। हम लोग जुबान के पक्के हैं। सीताराम शांत निगाहों से नटियाल को देखता रहा। कुछ नहीं कहा उसने। अरे भाई, कुछ तो जवाब में कहो। हाँ कहो तो कहो। तुम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। जिस दौलत पर तुम लोगों का हक नहीं, वह तुम लोगों को मिल भी नहीं सकती। सीताराम ने दृढ़ता भरे लहजे में कहा। वह हमारी है, हमने उसे लूटा है। लूटे जाने से पहले वह सरकार की दौलत थी। तुम लोगों का उस पर कोई हक नहीं। यह तुम कहते हो? हाँ, यह कहकर मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। सीताराम मुस्कुराया। शायद तुम जानते नहीं कि तुम्हें हर हाल में किशन लाल को बाहर आने के लिए कहना ही पड़ेगा। हर हाल में क्यों? इसलिए कि तुम और तुम्हारी बीवी और वह छोटा सा बच्चा हमारे कब्जे में है। देवराज चौहान के दिए वक्त के भीतर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अपने साथ बीवी बच्चों की मौत के जिम्मेदार भी तुम होगे। नटियाल ने सख्त स्वर में उसे चेतावनी दी। देवराज चौहान के दिए वक्त तक बात पहुंचेगी ही नहीं। सीताराम ने सर्द लहजे में कहा। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि सीताराम का चेहरा दरिंदगी से भरे भावों से भर उठा। जब मैं वैन से निकला तो तुम लोगों ने मेरी तलाशी नहीं ली। गन के साथ हमें एक रिवॉल्वर भी मिलता है, जिसे मैं वैन से निकलते समय अपने कपड़ों में छिपा लाया था। यह देखो। अगले ही पल सीताराम के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी, जिसका रुख नटियाल की तरफ था और उंगली ट्रिगर पर। नटियाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके होठों से कोई शब्द न निकला। बोलो। सीताराम की आवाज में ठहराव था। अब क्या कहते हो? नटियाल को एकाएक होश आया। सूखे होठों पर उसने जीभ फेरी। बोल मोटे, अब क्यों नहीं बोलता? पहले की तरह लंबे लंबे डायलॉग। तू मरेगा, अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों को भी ले डूबेगा। मतलब कि तुम मुझे बताने की चेष्टा कर रहे हो कि अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो तुम लोग मेरे बीवी बच्चों की जान ले लोगे। सीताराम कहर भरी हंसी हंसा। जाहिर है। नटियाल की निगाहें बार बार रिवॉल्वर की तरफ उठ रही थी। सीताराम हंसा। इसमें हंसने की बात क्या है? नटियाल ने जल्दी से कहा। अपना रिवॉल्वर हमारे हवाले करके हमसे दोस्ती कर लो। हमसे दोस्ती करने का तुम्हें सुनहरा मौका मिला है। तुम्हारा हिस्सा भी बढ़ जाएगा। तुम लोगों से दोस्ती करके मैं अपने बीवी बच्चों की गर्दन नहीं कटवाना चाहता। वैन के खुलने की देर है। हम सब की लाशें इधर उधर बिखरी होंगी और तुम लोग दौलत के साथ कब के यहाँ से उड़ चुके होंगे।
मैं बच्चा नहीं हूँ जो कि तुम बच्चे नहीं बेवकूफ़ हो। नटियाल ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। हम सब सच्चे मन से तुम लोगों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और तुम हो कि। बस करो, सीताराम एकाएक गुर्राया। बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। तुम लोगों की यह बात मेरे लिए बहुत पुरानी है। रिवॉल्वर है तुम्हारी जेब में? नटियाल ने सहमति से सिर हिला दिया। कौन सी जेब में? सीताराम गुर्राया। पैंट की दाईं तरफ वाली जेब में। नटियाल उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। सीताराम कुर्सी से उठा। वह बेहद सतर्क था। रिवॉल्वर का रुख हर पल नटियाल की तरफ था। हरकत मत करना, तुम्हारी जेब से रिवॉल्वर निकालने जा रहा हूँ। नटियाल खामोशी से खड़ा रहा। सीताराम ने उसके करीब पहुंचकर रिवॉल्वर निकाली और पीछे हट गया। तुम ठीक नहीं कर रहे सीताराम, मेरे पास आओ, सीताराम पूर्वता लहजे में बोला। उसकी आंखों में झांकते हुए नटियाल आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। घूमो और अपनी पीठ मेरी तरफ करो। मुझे बेहोश करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ से फरार नहीं हो सकोगे। तुम्हें जो कुछ कहा है तुम वही करो। सीताराम एक एक शब्द चबाकर गुर्राया। नटियाल के होंठ भिंच गए। वह घूमा, उसकी पीठ सीताराम की तरफ हो गई। सीताराम ने पलक झपकते ही रिवॉल्वर की नाल से थामा और उसका दस्ता वेग के साथ नटियाल के सिर के पीछे वाले हिस्से में मारा। नटियाल के होठों से दर्द भरी कराह निकली। दोनों हाथों से उसने सिर को थाम लिया। आंखों के सामने लाल पीले तारे नाच उठे। सीताराम ने दूसरे हाथ में थाम रखी रिवॉल्वर उसकी पीठ से सटा दी। सिर से हाथ हटाओ, सीताराम ने दांत खींचकर कहा। नटियाल के सिर से हाथ हटते ही सीताराम ने पुनः रिवॉल्वर का दस्ता उसकी खोपड़ी पर मारा। नटियाल का जिस्म लहराया, टांगे मुड़ती चली गई और वह बेहोश होकर नीचे जा गिरा। सीताराम ने नटियाल वाली रिवॉल्वर जेब में डाली और अपनी सीधी करके पकड़ी। दस्ते पर नटियाल के सिर का खून लग गया था, जिसे उसने नीचे पड़े नटियाल के कपड़ों से ही साफ किया और कमरे से बाहर निकल गया। चेहरा हद से ज्यादा सख्त हुआ पड़ा था। जगमोहन ने चाय समाप्त की। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। निगाहें वैन के बंद दरवाजे पर थी, जिसे कि किशनलाल कभी भी खोलकर अपनी गन से गोलियां बरसा सकता था। वैन के बंद दरवाजे को घूरते हुए किसी गहरी सोच में था कि जब गर्दन से ठंडा लोहा लगा तब उसे होश आया, वरना उससे पहले तो पीछे से आते सीताराम का आभास ही नहीं हो सका था। वह दबे पांव बेहद सतर्कता के साथ आया था। जगमोहन ने चौंक कर खड़ा होना चाहा। बैठे रहो, सीताराम की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी। 2 क्षण के लिए तो जगमोहन सकते किसी हालत में बैठा रह गया। अगले ही क्षण उसके मस्तिष्क में बिजली कौंधी। सीताराम वहां, उसके पास रिवॉल्वर। इसका मतलब नटियाल का काम हो गया। उसके जबड़े कसते चले गए। सीताराम, जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, हमारी दोस्ती का तुमने यह सिला दिया हमें। जगमोहन का स्वर तीखा था। कैसी दोस्ती? मैंने तो तुम लोगों को कभी दोस्त माना ही नहीं, सीताराम ने क्रूर स्वर में कहा। वैसे भी तुम लोग दोस्त बनने लायक हो ही नहीं। मेरी बीवी बच्चे को उठा लाए। मैं वैन से निकला तो मुझे कमरे में कैद कर लिया। तुम लोगों की निगाहों में यह दोस्ती की नींव हो सकती है, मेरी निगाहों में यह दुश्मनी का ही एक हिस्सा है। गलत ख्यालात हैं तुम्हारे। हमारी शराफत देखो, हमने तुम्हारी बीवी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने दी। तुम्हें सिर्फ सावधानी के नाते कमरे में बंद किया था। वैसे हमारा इरादा कोई बुरा नहीं। यह बात अब तक तुमने भी बखूबी समझ ली होगी। मुझे मालूम है तुम लोगों का इरादा बुरा नहीं है, सीताराम ने कड़वे स्वर में कहा। बस तुम लोग सिर्फ मुझे और मेरे साथी को वैन से निकालकर शूट कर देना चाहते हो, ताकि वैन में मौजूद दौलत पर अपना कब्जा जमा सको। अब अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर ढीली करो। क्यों? रिवॉल्वर की पकड़ ढीली करो, सीताराम गुर्राया। जगमोहन ने होठ भींचकर रिवॉल्वर की पकड़ ढीली कर दी। सीताराम ने पीछे से हाथ बढ़ाया और जगमोहन के हाथ में से रिवॉल्वर लेकर अपनी जेब में ठूंसी और बोला, इसी तरह बैठे रहना, हिलना मत। जगमोहन ने हिलने की जरा भी कोशिश नहीं की। सीताराम के हाथ में रिवॉल्वर था और इस समय वह ऐसे हालातों से घिरा था कि जरा सी गड़बड़ होते ही सीताराम बेहिचक शूटिंग कर सकता था। सीताराम कुर्सी से पीछे हटा और जगमोहन पर निगाह रखे वैन तक पहुंचा। किशनलाल, सीताराम ने पुकारा। हाँ, वैन के भीतर से सतर्क स्वर सुनाई दिया।
मैं इन लोगों पर काबू पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, सीताराम बोला। बहुत गलत कदम उठा लिया है तुमने। भीतर से किशन लाल का चिंतित स्वर आया। तुम अकेले हो और वह कितने हैं सीताराम, 4 या 5? यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही हैं। तीनों खतरनाक हैं। तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकोगे सीताराम। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, मैं कदम उठा चुका हूँ। मैं आऊँ? नहीं, तुम भीतर ही रहो। जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आना। जवाब में किशन लाल ने कुछ नहीं कहा। मैं यह मालूम करने की कोशिश करूँगा कि इस समय हम कहाँ हैं। मालूम होते ही तुम्हें बता दूंगा। तुम वायरलेस पर पुलिस हेडक्वार्टर खबर कर देना। ठीक है, लेकिन अपने बीवी बच्चे का ख्याल रखना। चिंता मत करो। कहने के साथ ही सीताराम ने जगमोहन को देखा। नटियाल के साथ तुमने क्या किया है? खास कुछ नहीं। सीताराम के होठों पर कहर भरी मुस्कान उभरती चली गई। मैंने पूछा है क्या किया है? खोपड़ी में रिवॉल्वर की चोट मारकर बेहोश किया है। वह उसी कमरे में बेहोश पड़ा है जिसमें मैं बंद था। तुम लोग खतरनाक डकैत हो। चाहता तो उसे गोली भी मार सकता था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। देखी मेरी शराफत। सीताराम, जगमोहन कहर भरे स्वर में कह उठा। तुम चाहकर भी उसे गोली नहीं मार सकते थे, उसे शूट नहीं कर सकते थे, क्योंकि गोली चलने का मतलब था मेरा और देवराज चौहान का सतर्क हो जाना। फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, अब तक मरे पड़े होते। सीताराम मौत की हंसी हंसा, बोला कुछ भी नहीं। अब क्या करना चाहते हो? जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। उठो। जगमोहन ने कुर्सी छोड़ी और उठ खड़ा हुआ। कॉटेज के भीतर चलो, उस कमरे तक चलो जहां देवराज चौहान मौजूद है। वह कॉटेज पर नहीं है, बाहर गया है, जगमोहन ने शांत लहजे में कहा। ओह, सीताराम व्यंग से बोला। फिर तो तुम्हारा वह मोटा, क्या नाम है उसका, नटियाल गलत कह रहा होगा कि देवराज चौहान कॉटेज के कमरे में सोया पड़ा है। जगमोहन के होठ खिंच गए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। एकाएक सीताराम गुर्राया। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से सीताराम को देखा। यह ठीक है कि मैंने नटियाल पर रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु इसका मतलब यह मत निकालना कि मैं रिवॉल्वर का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं पलक झपकते ही गोली चला दूंगा। निशानेबाजी में मैं इनाम ले चुका हूँ। जगमोहन के दांत पर दांत जम गए। चलो। जगमोहन बिना कुछ कहे पलटकर कॉटेज की तरफ बढ़ गया। उससे 2 कदम पीछे सीताराम हाथ में रिवॉल्वर पकड़े सतर्कता के साथ चलने लगा। एकाएक सीताराम हंसकर बोला। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह सुन रखी है। जगमोहन एक एक शब्द चबाकर कह उठा। बस यही बात तुम लोगों के साथ हुई। सीताराम व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। मेरी बीवी बच्चे को साथ ले आए कि उनके दम पर मुझे फंसा लोगे, मुझे मजबूर कर दोगे अपने कहने पर चलने के लिए। देख लो, हुआ उल्टा ही। मेरी पत्नी के दम पर तुम लोगों ने जो खेल खेला वह उल्टा पड़ गया। जो हालत मेरी होनी चाहिए थी वही हालत अब तुम लोगों की हुई पड़ी है। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? जगमोहन ने सर्द लहजे में कहा। इसमें तो सारी बात ही खुश होने की है, सीताराम ने पूर्वता स्वर में कहा। बाजी जब पलटती है तो आभास नहीं हो पाता, जैसे कि हमें नहीं हो सका। भूल में हो। अब बाजी सीताराम के हाथ में है और सीताराम के हाथ में ही रहेगी। सीताराम के लहजे में कठोरता भर आई। मैं बाजी को किसी भी हालत में अपने हाथों से नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बाजी हाथ से निकली कि मेरी जान भी गई। कब तक, आखिर कब तक अपने आप को बचाए रखोगे? जगमोहन मुस्कुराया। जब मुझे लगेगा कि तुम लोग मेरे लिए खतरनाक बनने जा रहे हो तो मैं गोली चलाने में देर नहीं लगाऊंगा। सीताराम की आवाज में दरिंदगी का पुट भरता चला गया था। तुम फालतू की बात मत करो। सीताराम उसकी बात काटकर गुर्राया। तुम लोगों के साथ मैं बातें करूंगा, दिल खोल कर करूंगा, लेकिन पहले देवराज चौहान से निपट लूं। सबसे बड़ा खतरा तो वही है। जगमोहन ने होठ खींच लिए। उसके बाद वह नहीं बोला। जगमोहन कोई ऐसा मौका चाहता था कि वह सीताराम के हाथ में पकड़े रिवॉल्वर पर हाथ डाल सके, परंतु सीताराम उसकी आशा से कहीं अधिक चालाक और फुर्तीला था। उसने उसको जरा भी मौका नहीं दिया। देवराज चौहान के शरीर को झटका लगा। वह गहरी नींद में था। आंखें मिचमिचाकर उसने आंखें खोली और करवट लेकर सिर घुमाया। सामने जो नज़ारा नजर आया उसे देखते ही उसने चौंक कर उठना चाहा, तो सीताराम ने कठोर स्वर में कहा, हिलो मत। देवराज चौहान जड़ होकर रह गया।
उसने तो कभी सोचा भी न था कि खतरनाक खेल का पासा इस तरह पलट जाएगा। वह तो निश्चिंत से भी ज्यादा निश्चिंत था। क्रोध भरे अंदाज में उसने जगमोहन की आंखों में झांका। मुझे नहीं मालूम यह सब कैसे हुआ, मैं तो वैन पर गया था। पीछे से आकर इसने मुझे कवर कर लिया। यही बता रहा था कि इसने नटियाल के सिर पर चोट मारकर उसे बेहोश किया है। नटियाल इसके कब्जे में आसानी से नहीं आ सकता था। देवराज चौहान के होठों से निकला। ठीक कह रहे हो। सीताराम एक एक शब्द चबाकर कह उठा। नटियाल तो क्या, कोई भी मेरे कब्जे में आसानी के साथ नहीं आ सकता था, अगर मेरे पास रिवॉल्वर न होती तो। रिवॉल्वर? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, जब मैं वैन से निकला तो मेरी जेब में यही वाली सरकारी रिवॉल्वर भी था, जो कि ऑन ड्यूटी हमें दिया जाता है। गन तो मैं वैन में ही रखाया था, परंतु रिवॉल्वर साथ ले आया था। तुम में से किसी ने भी मेरी तलाशी नहीं ली। देवराज चौहान जबड़ों को भींचे सीताराम को घूरता रहा। उसका हाथ काफी देर से जेब की तरफ बढ़ रहा था और अब वह जेब तक पहुंच ही चुका था कि सीताराम सर्द स्वर में बोला, जल्दी मरना चाहते हो तो अपने हाथ को हरकत में रखो, जीना चाहते हो तो अपना हाथ जेब के पीछे कर लो। मुझसे किसी रहम की आशा मत रखना देवराज चौहान। देवराज चौहान का हरकत करता हाथ ठिठक गया। आंखों में वहशीपन के भाव आ गए। उसने दांत भींचकर जगमोहन को देखा। मैंने खास तौर से तुमसे कहा था कि यह आदमी टेढ़ा किस्म का है, इसका ध्यान रखना। यह तुम लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है। कि किसी ने लापरवाही नहीं की, सीताराम गुर्राया। अगर पूछो तो सच बात यह है कि यह सारी लापरवाही तुम्हारी है। अगर तुम वैन से निकलने पर मेरी तलाशी ले लेते तो यह सब न होता। देवराज चौहान की खतरनाक निगाहें सीताराम पर थी। उठो। सीताराम ने जगमोहन को कवर किए देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान बिना कुछ कहे खामोशी से खड़ा हो गया। खिड़की पर लटके पर्दे की डोरी निकाल कर लाओ, सीताराम ने आदेश दिया। देवराज चौहान अपनी जगह से नहीं हिला। सुना नहीं तुमने? सीताराम दांत किटकिटाकर गुर्रा उठा। जो मैंने कहा है फौरन करो। देवराज चौहान ने अपने मनोभावों पर काबू पाया और खिड़की की तरफ बढ़ा। अपना हाथ जेब से दूर रखना, पीछे से सीताराम ने चेतावनी दी। देवराज चौहान ने पर्दे की डोरी खींचकर निकाली तो पर्दा नीचे गिर पड़ा। डोरी थामे देवराज चौहान सीताराम की तरफ बढ़ाया। बस वहीं रहो। देवराज चौहान ठिठक गया। अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालो और नीचे फेंक दो, सीताराम ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा और रिवॉल्वर जगमोहन की कमर से हटाकर उसके कंधे पर रख दी। नाल का रुख देवराज चौहान की तरफ था। अब स्थिति यह थी कि देवराज चौहान या जगमोहन कोई भी हरकत करते तो सीताराम आसानी से उन्हें शूट कर सकता था और जेब से रिवॉल्वर निकालते समय देवराज चौहान सीताराम पर गोली चलाता तो वह जगमोहन को लगती, क्योंकि सीताराम जगमोहन की ओट में बिल्कुल सुरक्षित था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब से निकाली और नीचे फेंक दी। गुड। अब हाथ में पकड़ी पर्दे की डोरी नीचे फेंको। सीताराम के कहने पर देवराज चौहान ने पर्दे की डोरी भी नीचे फेंक दी। अब बेड पर पेट के बल लेट जाओ और हाथ पीठ पर रख लो। देवराज चौहान के जबड़े कस गए। आंखों से क्रोध की चिंगारियां उभरी जा रही थी। जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम जानते हो? देवराज चौहान गुर्राया। अंजाम की परवाह कर लो या काम कर लो। सीताराम कठोर हंसी हंसा। एक ही काम हो सकता है और मैं इस वक्त खुद को काम में व्यस्त रखना चाहता हूँ। चलो, जो कहा है वही करो। दांत पर दांत जमाते देवराज चौहान सीताराम को घूरता हुआ आगे बढ़ा और बेड पर पेट के बल जा लेटा। अपने दोनों हाथ उसने पीठ पर रख लिए थे। सीताराम रिवॉल्वर की नाल से जगमोहन की खोपड़ी ठक ठकाकर बोला, तुम सुनो, अब तुम्हें क्या करना है। याद रहे, जो भी करोगे मेरी रिवॉल्वर के साए में करोगे। जहां भी तुमने गलत हरकत की वहीं पर मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। सीताराम ने खतरनाक स्वर में कहा। आगे बढ़ो और नीचे पड़े पर्दे की डोरी उठाकर देवराज चौहान के हाथ सख्ती से पीठ पर बांध दो। ध्यान रहे, अगर तुमने चालाकी का इस्तेमाल करते हुए बंधन ढीले बांधे तो मैं तुम्हें शूट करने में जरा भी देर नहीं करूंगा। मरना तो तुम सबको है ही। सोच लेना कि अभी मरना है या थोड़ा सा और जीना है। जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव विद्यमान हो गए। अगर उसका बस चलता तो सीताराम को कच्चा ही खा जाता, परंतु अभी रिवॉल्वर के सामने वह बेबस था। उसका हर कहना मानने पर विवश था। सुना नहीं तुमने? जल्दी करो। सीताराम गुर्राया।
जगमोहन न चाहते हुए भी आगे बढ़ा और नीचे पड़ी पर्दे की डोरी उठाई और बेड के करीब पहुंचकर क्षण भर के लिए ठिठका। फिर देवराज चौहान के दोनों हाथों को पीठ पर बांध दिया। पीछे हटो और 6 कदम दूर हो जाओ, सीताराम बोला। जगमोहन ने फौरन उसका कहना माना। अब देवराज चौहान के बंधन चेक करने जा रहा हूँ। अगर मुझे बंधन ढीले मिले तो तुम्हारी मौत अभी इसी वक्त निश्चित है, सीताराम ने सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़कर देवराज चौहान के बंधनों को चेक किया। अच्छी तरह चेक किया, परंतु बंधन ठीक थे। सीताराम पीछे हटा और जगमोहन से बोला, अब पर्दे से अपने लिए डोरी निकाल कर लाओ। जगमोहन न चाहते हुए भी आगे बढ़ा और पर्दे से डोरी निकाल लाया। सीताराम ने उसे भी बेड पर डालकर उसके हाथ भी पीछे की तरफ बांध दिए। तब तक देवराज चौहान सीधा हो चुका था और अंगारे भरी निगाहों से सीताराम को देखे जा रहा था। सीताराम ने रिवॉल्वर जेब में डाली और पर्दों से 2 डोरियां निकाली, जिससे देवराज चौहान और जगमोहन की टांगे बांध दी। अब वह दोनों बिल्कुल ही बेबस होकर रह गए थे। मजा आ रहा है ना? सीताराम दोनों की हालत देखकर हंसा। सीताराम, तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, देवराज चौहान गुर्राया। अपने पांव पर? सीताराम हंस रहा था। मैं तो तुम्हारी गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाने की सोच रहा हूँ। सुना है तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। क्यों हो खतरनाक आदमी, या ऐसे ही हो? मालूम नहीं, देवराज चौहान एकाएक सख्त लहजे में बोला। लोग ही कहते हैं कि मैं खतरनाक हूँ। वायरस पर जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वह लोग हमें 2 मिनट तक बताते रहे कि तुम क्या हो, परंतु अब सोचता हूँ तो लगता है लोगों ने खामखा तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। तुम खास कुछ नहीं। सही कह रहे हो तुम, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहकर सिर हिलाया। अब तुम आराम करो, मैं जरा अभी आया, सीताराम ने कहा और पलटकर बाहर निकल गया। सीताराम सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां वह नटियाल को बेहोश करके आया था। बहुत अच्छे वक्त पर पहुंचा वहां, क्योंकि तब नटियाल को होश आ रहा था। उसके होठों से कराहें निकल रही थी। पीड़ा के कारण अभी आंखें पूरी तरह न खुल पा रही थी। इससे पहले कि उसे पूरी तरह होश आता, सीताराम ने पर्दे की डोरी खींची और उससे ही उसके हाथ पांव बांध दिए। तब तक उसे होश आ गया था। नटियाल ने आंखें खोल दी। सीताराम दांत फाड़कर मुस्कुराया। क्यों मोटे, क्या हाल है तेरा? जवाब में नटियाल गुर्राया, परंतु बंधनों में जकड़ा होने के कारण छटपटाकर रह गया। खतरनाक निगाहों से वह सीताराम को घूरता रह गया। गुस्सा आ रहा है मेरे मोटे को? सीताराम बराबर मुस्कुराए जा रहा था। बहुत ज्यादा, नटियाल गुर्राया। तो फिर तड़प, आराम से क्यों पड़ा है? सीताराम हंसा। मोटा नटियाल दांत किटकिटाकर रह गया। अपने साथियों का हाल नहीं पूछेगा? कहाँ है वह? तेरी जैसी ही हालत है उनकी, दूसरे कमरे में बंधे पड़े हैं। सीताराम हंसा। देवराज चौहान भी? नटियाल ने अचकचाकर पूछा। क्यों, देवराज चौहान आसमान से उतरा फरिश्ता है क्या, जो किसी के काबू में नहीं आ सकता? वह भी हमारी तरह इंसान है, हाड़ मांस का पुतला है। नटियाल भिजे दांतों से उसे देखता रहा, बोला कुछ भी नहीं। अब तुम आराम करो, सीताराम मुड़ता हुआ बोला। फुर्सत पाकर तुम्हारे हाल वगैरह मालूम करने आऊंगा। परंतु नटियाल के पुकारने पर ठिठक कर पलटा वह। एक बात तो बताओ, क्या तुम हमारा क्या करोगे? हमें बांध तो लिया है, आखिर कुछ तो करोगे ही। जो भी करूँगा वह तुम सबके सामने आ जाएगा। मैं चाहूँ तो तुम सबको शूट कर सकता हूँ। सरकार तुम लोगों को मारने के बदले मुझे तगड़ा इनाम देगी, मेरी तरक्की हो जाएगी। तुम हमें मारोगे? नटियाल सकपका उठा। अभी सोचा नहीं, सीताराम मुस्कुराया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम लोगों ने वैन रॉबरी के समय हमारे साथी वैन के ड्राइवर को मारा था, उसे शूट किया था। मैंने नहीं मारा, मैं तो अभी इन लोगों के साथ शामिल हुआ हूँ वैन की निगरानी के लिए। हो तो देवराज चौहान के साथी ही, तो क्या देवराज का साथी होना जुर्म हो गया? जुर्म का दूसरा नाम ही देवराज चौहान है। मैं तुम्हें वही बातें बता रहा हूँ जो वायरलेस पर हमें उसके बारे में बताई गई। बहरहाल अभी सोचूंगा तुम लोगों के बारे में मुझे क्या करना है। तुम लोगों को शूट करना है या गोद में बिठाकर खिलाना है? कहने के साथ ही सीताराम बाहर निकल गया। लाजवंती बच्चे को सीने से चिपकाए बंद कमरे में डरी सी बैठी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसने देवराज चौहान के साथ आकर क्या बुरा किया है? देवराज चौहान तो उसे बहुत अच्छा इंसान लगा है, फिर उसके पति उसे बुरा क्यों कह रहे थे? देवराज चौहान ने उसके पति को मारने की धमकी दी थी, तभी वह उसे बुरा कह रहे होंगे।
लाजवंती इसी प्रकार उल्टी सीधी सोचों में व्यस्त थी। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आहट पाकर वह सहम सी गई। दरवाजा खुला और सीताराम को भीतर प्रवेश करते देखकर लाजवंती खिल उठी, बच्चे को नीचे खड़ा किया और दौड़कर सीताराम से जा लिपटी। नाथ, मेरे स्वामी! चुप रह, बड़ी आई स्वामी की पुजारिन। सीताराम ने झल्लाकर उसे अपने से जुदा किया। आप हर समय मुझे डांटते ही रहते हैं। लाजवंती रुआसी होकर कह उठी। तो और क्या करूं तेरा? सीताराम झल्लाकर बोला। तुझे आदमी के काम में दखल देने को किसने कहा था? किसने कहा था कि तू यहाँ आ जा? वो भाई साहब। भाड़ में गए भाई साहब। अरे अकल की अंधी, अभी तक तेरे को समझ नहीं आई? तो उस इंसान को भाई साहब कहे जा रही है जो तेरे आदमी को जिंदा जलाने जा रहा है। वह सच में थोड़े ना जला रहे थे, वह तो आपको डरा रहे थे। उफ! सीताराम ने माथे पर हाथ मारा और दांत पीसकर कहा, तुझे समझाते मेरी सारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन तुझे अकल नहीं आने वाली। तुझसे शादी करके तो मैं बाज आया। अगर मुझे भगवान शादी करने का मौका दे दे तो कभी शादी ना करूं, कुंवारा ही बैठा रहूं। क्या है? लाजवंती की आंखों से आंसू बह निकले। अब आप शादी करेंगे? नहीं भाग्यवान नहीं, मैं तो देवराज चौहान की शादी की बात कर रहा था। सीताराम माथे पर हाथ मारकर बोला। कहता कुछ हूँ और सुनती तुम कुछ हो। अभी तो आप भाई साहब को बुरा कह रहे थे और अब आप उनकी शादी की बात कर रहे हैं। गलती हो गई भाग्यवान, फिर नहीं कहूँगा। सीताराम दोनों हाथों को जोड़कर माथे से लगाता हुआ बोला। यह बता, तू ठीक है ना यहाँ पर? हाँ ठीक हूँ। आप ठीक हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई साहब कहाँ हैं? फिर भाई साहब? तुझे भाई साहब की क्या जरूरत पड़ गई जो? आप फिर गुस्सा करने लगे। मैंने भाई साहब के बारे में पूछ लिया तो क्या बुरा किया? कुछ बुरा नहीं किया। सीताराम ने बहुत लंबी सांस ली। तू आराम कर, कुछ देर बाद आऊँगा मैं। भाई साहब? हाँ, भाई साहब से कह दूंगा, बहन जी याद कर रही थी। सीताराम ने कड़े स्वर में कहा और पलटकर बाहर निकलता चला गया। सीताराम वैन के पास पहुंचा और थपथपाकर बोला, किशन लाल? हाँ, भीतर से किशन लाल की आवाज़ आई। तू ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह सब लोग मेरे कब्जे में हैं। तेरे कब्जे में? किशन लाल की आवाज़ में हैरानी का पुट था। हाँ, 3 ही तो थे, बांध दिया है उन्हें, चिंता की कोई बात नहीं। और वह देवराज चौहान? उसे भी बांध दिया है। कमाल है, वह तो बहुत खतरनाक इंसान है। तूने कैसे बांध दिया उसे? होगा खतरनाक, मुझे तो किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आई। सीताराम ने हंसकर कहा। वैसे भी वह मुझे कोई खास खतरनाक नहीं लगा, बड़ा सादा इंसान लगा है वह। तो क्या वायरलेस पर पुलिस वालों ने हमें उसके बारे में गलत बताया? मैंने कब गलत बताया? मैंने तो अपना विचार जाहिर किया है तुम पर। खैर छोड़, मैं बाहर आता हूँ। नहीं, सीताराम फौरन बोला, बाहर निकलने की गलती मत कर बैठना। क्यों? मुझे तो वह 3 ही नजर आए हैं, हो सकता है चौथा भी हो। अभी मैंने आसपास निगाह नहीं मारी। और एक बात ध्यान में रखना कि जब तक तुम वैन के भीतर हो, दरवाजा बंद है, तब तक हमारी साइड दमदार रहेगी। इधर तुम बाहर आ गए, उधर वह लोग किसी प्रकार बंधनों से आज़ाद हो गए तो खुद ही सोच लो हमारी क्या स्थिति होगी। वह लोग क्या हाल करेंगे हमारा। बात तो तुम्हारी सही है, परंतु अब क्या करना है? तू ही बता, क्या करूं? तूने भी तो कुछ सोचा होगा। अभी तक तो 2 ही बातें मेरी समझ में आ रही हैं कि या तो इन सब लोगों को शूट कर दिया जाए, नहीं तो यह जानकर कि यह कौन सी जगह है पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। यह फार्म है, आसपास भी फार्म ही फार्म है। मैं बाहर आ जाऊं तो काम बन सकता है, हम 1 के 2 हो जाएंगे। तुम्हारा कहना तो ठीक है किशनलाल, अगर उनमें से कोई आज़ाद हो गया, उसने मुझ पर काबू कर लिया या तुम पर काबू कर लिया, तो वैन की दौलत वह ले उड़ेंगे और हमें भी शूट कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे बाहर आ जाने पर हम वैन को भीतर से बंद नहीं कर सकते। तो फिर तू ही कुछ कर। चंद पलों की खामोशी के पश्चात सीताराम कह उठा, किशनलाल, इन लोगों को वहां छोड़कर मैं यह मालूम करने के लिए आसपास भी नहीं जा सकता कि यह जगह कहां पर है। अगर जाता हूं तो पीछे मेरे बीवी बच्चे यहाँ रहेंगे, और अगर इस बीच किसी ने खुद को आज़ाद कर लिया तो वह मेरी बीवी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। मैं सोचता हूँ क्यों ना इनके मुंह से ही यह जानने की चेष्टा करूँ कि यह कौन सी जगह है। अगर नहीं मालूम होता तो कल सुबह यहाँ से बाहर जाकर मालूम करूँगा। अब तो शाम हो चुकी है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं कि अभी बाहर जाकर मालूम करूँ। कहता तो तू ठीक है,
लेकिन मेरी भी सोच, अब तो दम घुटता है बंद वैन में। बस आज की रात बिता ले, तकलीफ सह ले, कल तक इनका इंतजाम करके तुझे बाहर आने को कह दूंगा। अभी अभी ताजा ताजा उन सबको अकेला बांधा है, ज्यादा देर उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं, क्या मालूम बाहर कितनी देर लगती है। तभी सीताराम को लाजवंती कॉटेज से बाहर निकलती दिखाई दी। सुनिए जी, लाजवंती वहां से चीखी, भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे? किशनलाल, सीताराम होठ भींचकर कह उठा, तुझसे मैं फिर बात करूंगा, पहले इस भूतनी के सिर से भाई साहब का भूत उतार दूं। तू तो समझदार है सीताराम, गुस्सा क्यों करता है, औरतें ऐसी ही होती हैं। भीतर से किशनलाल की आवाज आई, हद होती है हर बात की। मैं? सीताराम, किशनलाल की आवाज में सख्ती भर आई, होश में रहकर बात कर, तो इस समय घर में नहीं बैठा, यहाँ हम खतरों से घिरे खड़े हैं, अपनी बीवी की बात पर ध्यान मत दे। मैंने कहा जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि भाई साहब कहाँ गए? लाजवंती ने पुनः दूर से ही ऊंचे स्वर में पूछा। जवाब में सीताराम दांत पीसकर रह गया। वैन के भीतर से किशनलाल के हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ी। शाम हो रही थी और वानखेड़े परेशानी की हालत में उसी गली के मोड़ पर खड़ा था। 2 घंटे बीत चुके थे उसी गली की निगरानी करते। कई घरों से लोग निकले थे, परंतु उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे कि शक की निगाहों से देख सके। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अगर निगरानी करने से काम नहीं बना तो सीधा साधा दूसरा रास्ता था, पुलिस वालों को बुलाकर यह गली घेर कर घर घर की तलाशी ले। इससे यह मालूम हो सकता था कि वह लोग कौन से मकान में हैं और कानून की गिरफ्त में भी आ सकते थे, परंतु यह रास्ता खतरनाक था। इस तरह घर घर की तलाशी लेने पर वह लोग फायरिंग भी कर सकते थे, जबकि वानखेड़े की कोशिश थी कि खून खराबा न हो, सब कुछ सुख शांति से निपट जाए, जिसके आसार उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। तभी मोबाइल बजा। वानखेड़े ने बात की। हेलो वानखेड़े, कमिश्नर साहब की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हारे लिए खबर है। क्या सर? एक जवान और खूबसूरत लड़की की लाश मिली है जो शायद नीना पाटेकर की है। व्हाट सर? वानखेड़े जोरों से चौंका। देखने वालों ने बताया है कि मरने वाली नीना पाटेकर है। यह संभव नहीं सर। क्यों? नीना पाटेकर इस समय तुम्हारे पास है? कमिश्नर साहब की आवाज़ आई। मेरा मतलब यह नहीं था सर। लॉरेंस रोड के पुलिस स्टेशन में लाश मौजूद है, जाकर देख लो। लाश कहाँ से मिली सर? यह बात तुम लॉरेंस रोड पुलिस स्टेशन जाकर भी मालूम कर सकते हो। लेकिन सर, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। क्या मतलब? मतलब यह सर कि मैं इस समय निगरानी पर हूँ। यह जगह छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं। सुधीर यह काम नहीं कर सकता। सर, मैंने आपसे सुबह बात की थी। सुबह के और अब के हालातों में काफ़ी फ़र्क है। वानखेड़े ने गहरी सांस लेकर कहा। सुबह मैंने आपको फार्म हाउस के बारे में बताया था। हाँ, उस जगह की निगरानी तो सुधीर कर रहा है। मैं तभी वहाँ से शहर में आ गया था, आज जो बैंक से 4 करोड़ लूटे गए उस बारे में छानबीन करने के लिए। सर, वैन की गति बहुत तेज थी। उसकी गति के दम पर ही मैंने पूछताछ की और करते करते उस जगह के करीब आ पहुंचा हूं, जहां पर बैंक डकैती के 4 करोड़ और वह लोग हो सकते हैं। वंडरफुल वानखेड़े, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने नहीं किया सर, खुद ब खुद हो गया। तुम कहाँ हो? रेलवे रोड के करीब। यहाँ 14 ऐसे मकान हैं जिनमें से एक में वह लोग हो सकते हैं। बस यही समझ में नहीं आ रहा कि वह लोग किस में हो सकते हैं। वानखेड़े ने क्षण भर ठिठक कर कहा। और सर, ऐसे में नीना पाटेकर की हत्या होना भी अजीब लगता है। कमिश्नर साहब का स्वर कानों में पड़ा। किसी को भेज दूं तुम्हारे पास? थोड़ी देर के लिए तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। वैसे भी तुम जिस स्थिति में हो, ऐसे समय में तुम्हारे पास कोई होना चाहिए। ऑल राइट सर, वानखेड़े ने कहा, भेज दीजिए। तुम कहाँ हो, एक बार फिर बता दो। वानखेड़े ने अपनी जगह की स्थिति अच्छी तरह समझा दी। एक बात कहूँ वानखेड़े? यस सर। तुम्हें देवराज चौहान के 2 ठिकाने मालूम है। कुछ करने की अपेक्षा तुम्हें फौरन एक्शन में आ जाना चाहिए। सबको और दौलत को फौरन अपने कब्जे में ले लो। तुम कहो तो रेड करने का सारा इंतजाम मैं कर देता हूँ। कमिश्नर साहब की आवाज़ कानों में पड़ी। आप ठीक कह रहे हैं सर, वानखेड़े ने शांत लहजे में कहा। लेकिन मैं दौलत के साथ देवराज चौहान को भी पकड़ना चाहता हूँ। वह इस समय यहाँ पर नहीं है। सुधीर ने बताया था कि मेरे आने के बाद वह फार्म वाले इलाके में गया है। अब यहाँ से फुर्सत मिले तो वहाँ जाकर कुछ करूँ। अभी तो मुझे यह भी नहीं पता कि उन फार्मों के जाल में से वह किस फार्म पर मौजूद है।
तुम समझदार हो वानखेड़े और अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी अपराधी हो उसे ज़्यादा देर तक आज़ाद छोड़ना ठीक नहीं। तुम उन्हें काफ़ी मौका देते जा रहे हो जो कि ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा सर। ध्यान ही नहीं रखो, कुछ करो, एक्शन लो। कहने के साथ ही कमिश्नर साहब ने गहरी सांस ली। ऑल राइट, मैं फ़िलहाल निहाल चंद को भेज रहा हूँ। ठीक है सर। वानखेड़े ने मोबाइल ऑफ कर दिया। वानखेड़े लॉरेंस रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा। हेलो, वानखेड़े ने इंस्पेक्टर से बात की। कुछ देर पहले आपको एक जवान युवती की लाश मिली है। ओह, वानखेड़े साहब बैठिए बैठिए, आप खड़े क्यों हैं? इंस्पेक्टर ने तुरंत संभल कर कहा। किसकी है वह लाश? वानखेड़े बैठते हुए बोला। जवान युवती की। सुनने में आ रहा है कि वह नीना पाटेकर नाम की गैंगस्टर युवती की है, परंतु मैंने अभी तक इस बात का विश्वास नहीं किया क्योंकि मेरे पास उसकी कोई तस्वीर, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हवलदार को हेडक्वार्टर भेजा हुआ है इसी सिलसिले में। उसके आने पर ही आप मुझे उसकी लाश दिखाइए। श्योर सर। वैसे क्या आपने नीना पाटेकर को देखा हुआ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, वानखेड़े ने सिर हिलाया। लाश कहाँ है? आइए मेरे साथ। इंस्पेक्टर उठ खड़ा हुआ। दोनों उस कमरे से निकलकर अन्य कमरे में पहुंचे जहां लकड़ी के बेंच पर मानव शरीर पड़ा नजर आ रहा था। उसके ऊपर चादर डाल रखी थी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर चादर को हटाकर उसका चेहरा नंगा किया। चेहरा देखते ही वानखेड़े चौंका। वह नीना पाटेकर की ही लाश थी। वानखेड़े को विश्वास नहीं आ रहा था कि आज सुबह सफल बैंक डकैती में हिस्सा लेने वाली खतरनाक गैंगस्टर मर चुकी है। किसी ने उसकी हत्या कर दी है। सीने में 2 गोलियों के स्पष्ट निशान नजर आ रहे थे। वानखेड़े इंस्पेक्टर के साथ वापस आया। पहले वाले कमरे में आ पहुंचा। लाश कहाँ से मिली? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पार्क के बेंच पर। पहले तो देखने वालों ने समझा कोई सोया पड़ा है, परंतु जब पास जाकर देखा तो मालूम हुआ कि किसी की डेड बॉडी है, तो उसने हमें फोन किया। तो आप जाकर लाश उठा लाए? हाँ, खाना पूरी करने के बाद हम बॉडी को यहाँ ले आए क्योंकि एक पुलिस वाला उसके नीना पाटेकर होने का दावा कर रहा था। इसलिए हमारे लिए यह जानना जरूरी था कि वह नीना पाटेकर की ही लाश है या किसी और की। कुछ मालूम हुआ किसने शूट किया था उसे? नहीं, कोशिश तो हमने की परंतु मालूम नहीं हो सका। वैसे मैं जल्दी ही मालूम कर लूँगा। इंस्पेक्टर से विदा लेकर वानखेड़े बाहर निकला। वह बेहद कश्मकश में था कि नीना पाटेकर को गोलियां किसने मारी। इस बारे में तो उसे पूरा विश्वास था कि कम से कम देवराज चौहान एंड पार्टी तो नीना पाटेकर की जान लेने से रही। वह जानता था कि देवराज चौहान अपने साथियों का पूरा ध्यान रखता है, फिर डकैती के बाद तो उसे शूट करने का कोई मतलब हो ही नहीं सकता था। पुलिस स्टेशन से निकलकर वह अपनी कार तक पहुंचा ही था कि एक कांस्टेबल उसके पास आया और उसकी बाह पकड़कर एक तरफ ले जाकर बोला, आप कौन है सर? क्या मतलब? वानखेड़े ने हैरानी से उसे देखा। मुझे मालूम हुआ है कि आप बड़े ऑफिसर हैं और नीना पाटेकर की लाश के बारे में इंक्वायरी करने आए हैं। कांस्टेबल ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारा कहना सही है सर। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पाटेकर की लाश किसी पार्क में नहीं मिली। तो फिर कहाँ मिली है? वानखेड़े के स्वर में हैरानी भर आई। राजा राम के अड्डे से। अपना इंस्पेक्टर राजा राम का पिट्ठू है, हफ्ता लेता है, उसका हर कहना मानता है। अपने साथ 4 पुलिस वालों को ले जाकर यह लाश हमने राजा राम के अड्डे से उठाई और पार्क के बेंच पर डाल दी। मैं हर पल इंस्पेक्टर के साथ ही था। बेंच पर डालने के पश्चात वहां से हर जरूरी खाना पूरी इस प्रकार की गई जैसे लाश बेंच से ही मिली हो। ओह! वानखेड़े के होठ सिकुड़ गए। हमारा इंस्पेक्टर तनख्वाह सरकार से लेता है और काम करता है राजा राम के। एक बात बताओगे? वानखेड़े ने एकाएक कहा। क्या? सच बताना। आप पूछिए। तुमने यह बात मुझे क्यों बताई? अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ क्यों गए? कांस्टेबल ने क्षण भर सोचा, फिर कह उठा। नीना पाटेकर की लाश उठवाते समय राजा राम ने मेरे सामने इंस्पेक्टर को 10,000 की गड्डी दी और उस गड्डी में से उसने सिर्फ 100 का नोट मुझे दिया, बाकी सब अपने जेब में डाल दिया। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। हम क्या सिर्फ 100 के नोट के लिए ही रह गए हैं और वह हजारों बनाता रहे? हवलदार ने कड़वे स्वर में कहा। वानखेड़े के होठों पर मुस्कान फैलती चली गई। वास्तव में? वानखेड़े की आवाज में व्यंग था। इंस्पेक्टर ने बहुत बड़ी ज्यादती की है तुम लोगों के साथ। वैसे क्या राजा राम ने कहा था कि पाटेकर को उसने मारा है? हाँ, यह बात वह कह रहा था और हंस भी रहा था।
हवलदार ने मुंह बनाकर कहा। वानखेड़े ने उसका कंधा थपथपाया और कार की तरफ बढ़ गया। शाम तक खूबचंद ने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। यूं उसकी निगाहों में राजा राम पर विश्वास करना ठीक नहीं था, परंतु कोई और मुनासिब बंदा सामने न आने पर उसने राजा राम पर ही विश्वास करने की सोच ली थी। उसे डर था कि वह कहीं सोचता ही न रह जाए और वह लोग अपना अपना हिस्सा लेकर अपनी अपनी राह पर चलता कर दे। खूबचंद तैयार होकर शाम को राजा राम के अड्डे पर जा पहुंचा। यूं उसकी निगाहों में राजा राम से बात करना ही बड़ी बात है। दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं राजा राम किसी बात से क्रोधित होकर उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे। राजा राम से मिलने में उसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पहले तो उसे राजा राम तक पहुंचाने को कोई तैयार नहीं हुआ। फिर जब खूबचंद ने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि बहुत ज़रूरी मामला है, राजा राम से बात करनी बहुत ज़रूरी है, तो उसे रिवॉल्वर के साए में राजा राम तक ले जाया गया। रिवॉल्वर के नाल बदन से लगते ही वह पसीने पसीने हो उठा था। टांगों में भी कंपन उभर आया था। उसे महसूस हुआ कि राजा राम के पास आकर गलती कर दी है। जब वह राजा राम के पास पहुंचा तो कुछ रिवॉल्वरों का डर, कुछ राजा राम का। खूबचंद की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। सूखे होठों को वह बार बार गीला किए जा रहा था। राजा राम ने गहरी और भरपूर निगाहों से खूबचंद को सिर से पांव तक देखा। इसकी तलाशी ली। राजा राम ने अपने आदमियों को देखा। जी, कुछ नहीं मिला। ठीक है, तुम लोग जाओ। वह सब बाहर निकल गए। राजा राम ने खूबचंद को देखते हुए सिगरेट सुलगाई। खूबचंद की हालत पल प्रतिपल पतली होती जा रही थी। वह एक क्षण के लिए भी इस बात को नहीं भूल पा रहा था कि उसके सामने राजा राम नाम का खतरनाक आदमी खड़ा है। तू मुझसे मिलने आया है? राजा राम बोला। खूबचंद ने थूक निगलकर गले को गीला करते हुए सिर हिला दिया। मुंह में जुबान नहीं है क्या? राजा राम के माथे पर बल पड़ गए। हाँ है। खूबचंद के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। तो मुंह से फूट, अपनी बासी खोपड़ी क्यों हिलाता है? राजा राम ने पूर्वता लहजे में कहा। हाँ हाँ, खूबचंद के होठों से निकला। बैठ। खूबचंद खड़ा रहा। सुना नहीं? बैठ। राजा राम एकाएक दहाड़ उठा। खूबचंद जल्दी से कांपती टांगों से आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। मुझसे घबरा रहा है तू? राजा राम पुनः बोला। हाँ, मुझसे इतना घबरा रहा है तो फिर तू मेरे से बात क्या करेगा? राजा राम की आवाज में नरमी भर आई थी। घबरा मत, मैं तुझे खामखा कुछ नहीं करने वाला। अगर मुझे तेरी बात पसंद नहीं आई तो बाहर निकाल दूंगा, बस। बोल, क्या करने आया है मेरे पास? खूबचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और बोला। कुछ बताने आया था। तो बता ना। वो देवराज चौहान है ना, बहुत ही खतरनाक आदमी है। देवराज चौहान? राजा राम चौंका। वही जो अक्सर डकैतियां डालता रहता है। हाँ, मैं उसके बारे में बताने आया था कि आज उसने बैंक में डकैती डाली है 4 करोड़ की, और कल उसने वजीर चंद प्लेस की ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बैंक अहाते में बैंक वैन रॉबरी की है। 5.5 करोड़ रुपया था उस बैंक वैन में। राजा राम ने बेचैन निगाहों से खूबचंद को देखा। तो यह बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आखिर कुछ तो बात होगी। हाँ, खूबचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मुझे मालूम है वह सारा पैसा कहाँ है। क्या? राजा राम उछल पड़ा। तुझे मालूम है? हाँ, 9.5 करोड़ रुपया कहाँ पर मौजूद है तुझे सब पता है? पता है। बता, कहाँ पर है? राजा राम की आंखों में तीव्र चमक समा चुकी थी। खूबचंद हिचकिचाया, फिर उसने अपने होठ बंद कर लिए। अबे थोबड़ा खोल साले, बता वह 9.5 करोड़ कहाँ पर हैं? लेकिन मुझे क्या मिलेगा? खूबचंद कठिनता से यह शब्द कह सका। तुझे क्या चाहिए? जो भी तुम खुशी से दे दो। खूबचंद का हौसला अब वापस आ रहा था। ठीक है, एक तेरा 1 लाख। खूबचंद हड़बड़ा उठा। उल्लू के पट्टे, लाख नहीं, 9.5 में से 1 करोड़ तेरा। राजा राम झल्लाया। 1 करोड़ के बारे में सुनते ही खूबचंद का दिल खूब जोरों से हिला। अब मुंह से फूटेगा भी? खूबचंद ने फार्म की सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा। इस फार्म पर 9.5 करोड़ पड़ा है। बैंक वैन तो खूबचंद इस फार्म पर देख ही चुका था और आगे उसका अनुमान ही था कि बैंक डकैती का पैसा भी फार्म पर ले जाया गया था। इस डकैती में कितने लोग हैं तुझे मालूम है? हाँ, देवराज चौहान, जगमोहन, नीना पाटेकर, डालचंद जिसे कि तुम जानते ही हो, मंगल पांडे और मोटा नटियाल।
एक और था, उसका नाम मुझे नहीं मालूम। वह आज सुबह बैंक डकैती के समय मारा गया। वाह, राजा राम खुशी से हंसा। तू तो बहुत कुछ जानता है। इस मामले में कैसे जानता है? खूबचंद ने मोटे तौर पर यह बात भी बता दी। राजा राम ने घंटी बजाई और कलाई पर बंधी घड़ी में निगाह मारी। कुछ ही पलों उपरांत भीमराव ने भीतर प्रवेश किया। भीमराव, राजा राम अब गंभीर था। यह खूबचंद है, इससे सुन ले क्या कहता है यह। अभी शाम के 6-7 बजे हैं। इसकी बात सुनकर चलने की तैयारी कर ले। रात को 11-12 बजे चलेंगे। भीमराव ने प्रश्न भरी निगाहों से खूबचंद को देखा। इंस्पेक्टर वानखेड़े वापस पहुंचा। निहाल चंद निगरानी पर था। क्या रहा? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया सर। निहाल चंद बोला, ऐसा कोई भी आदमी इस गली के किसी घर से नहीं निकला जिस पर मैं किसी तरह का शक कर सकूं। वानखेड़े ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। वह लोग बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, बहुत ही सावधानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह तो हो सकता है वह कल भी बाहर न निकले, जबकि मुझे सुधीर के पास जल्दी पहुंचना है। कहने के साथ ही वानखेड़े ने मोबाइल निकाला और कमिश्नर साहब से बात की। सर, आप पुलिस फोर्स का इंतजाम कीजिए। कहाँ पर? जहाँ आपने निहाल चंद को भेजा था। ऑल राइट, कितने में काम चल जाएगा? 35-40 तो कम से कम चाहिए। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। वैसे कोई नजर आया? नो सर, उन लोगों ने पूरी तरह खुद को घर में छिपा रखा है। ठीक है। कमिश्नर साहब का स्वर कानों में पड़ा। 1 घंटे तक वहाँ फोर्स पहुँच जाएगी। तुम फोर्स को अपने ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद होंगे। थैंक यू सर, वानखेड़े ने कहा और मोबाइल बंद कर दिया। सीताराम ने देवराज चौहान, जगमोहन और मोटे नटियाल को कुर्सियों में बांध दिया था। इस तरह सख्ती के साथ बांधा था कि वह अपनी मर्जी से जरा भी हिल न सके। देवराज चौहान वास्तव में बेबस होकर रह गया था। वह चाहता था उसे सिर्फ एक क्षण के लिए मौका मिले, परंतु सीताराम उसकी तरफ से खास सावधान था। क्षण तो क्या, उसे क्षण के 100वें हिस्से जितना भी मौका नहीं देना चाहता था। बेंच से उठकर कुर्सी से बांधने में जरा भी लापरवाही नहीं बरती थी उसने। देवराज चौहान का खून खौल रहा था। इतनी बुरी गत उसकी कभी नहीं हुई थी। जिसने भी कुछ उल्टा करने की कोशिश की उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था, परंतु यह सीताराम तो उसे मौका देने को ही तैयार नहीं था। जगमोहन भी बेबस शेर की भांति कुर्सी पर बंधा दहाड़ रहा था। वह भी सिर्फ एक क्षण का मौका चाहता था, जो कि उसे नहीं मिल रहा था। अलबत्ता नटियाल खामोशी से कुर्सी से बंधा बैठा था। उसका मोटा जिस्म कुर्सी में फंसकर रह गया था। अगर उसे बांधा न भी जाता तो तब भी वह बंधे के ही समान था। वह उठता तो कुर्सी ने उसके साथ ही उठ जाना था। सीताराम उन तीनों को खतरनाक निगाहों से देखता हुआ खड़ा हुआ था। देवराज चौहान की जेब से हासिल किए सिगरेट के पैकेट से उसने सिगरेट सुलगाई। इसे देखो तो जरा, जगमोहन ने व्यंग से कहा। कैसी हराम की सिगरेट पी रहा है। लगता है जैसे पहली बार सिगरेट हाथ लगी हो, नहीं तो बीड़ी पर ही गुजारा चल रहा था। सीताराम जगमोहन को देखकर मुस्कुराया। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें सिगरेट नहीं पिला सकता, कहकर सीताराम हंसा। तुमसे मांगी भी किसने है? जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। कहने का अंदाज तो ऐसा ही था कि जैसे सिगरेट मांग रहे हो। तभी नटियाल ने देवराज चौहान से कहा, यह सारी मुसीबत तुम्हारी बुलाई हुई है। ना तुम इसकी बीवी को यहाँ लाते, ना यह वैन से बाहर आता, और ना ही हमें यह वक्त देखना पड़ता। इसकी बीवी को हम अपने फायदे के लिए लाए थे, देवराज चौहान ने स्थिर लहजे से कहा। यह अलग बात है कि बाजी पलट गई। इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। देवराज चौहान ने खतरनाक निगाहों से घूरा तो नटियाल ने फौरन दूसरी तरफ मुंह घुमा दिया। सीताराम मुस्कुराया, फिर हंसा। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। एकाएक ही अगले पल उसका चेहरा कठोर हो उठा। वहां क्रूरता के भाव विद्यमान होते चले गए। नटियाल सक पकाकर रह गया। सीताराम ने दांत भींचकर तीनों को बारी बारी देखा। सिगरेट का कश लेकर धुआं उगला, फिर बेहद सर्द स्वर में खतरनाक अंदाज में कह उठा। यह बात तो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम तीनों को शूट कर दूं तो सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट मुझे इनाम देगी, सिर पर बिठा कर रखेगी। तुम्हारी तरक्की भी हो जाएगी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल होगी। इस पर भी तुम जिंदगी पर इतना नहीं कमा सकोगे। इतना पैसा इकट्ठा नहीं हासिल कर सकोगे जितना कि तुम हमसे मुफ्त में ले सकते हो, देवराज चौहान ने कहा। लालच दे रहे हो मुझे? कुछ भी समझ लो। एक बात तुम लोगों को बताता हूँ। सीताराम हंसा। तुम लोगों को मारकर
इसी फार्म पर जमीन में दफन करके सारा पैसा लेकर खिसक जाऊं तो पुलिस यही समझेगी कि देवराज चौहान ने गार्डों को मार दिया होगा और खुद पैसे के साथ भाग गया होगा। यानी कि सारा पैसा खुद हड़पने की सोच रहे हो? देवराज चौहान भी हंसा। तो इसमें बुरा क्या है? कोई बुराई नहीं, लेकिन वैन में मौजूद किशन लाल का क्या करोगे? उसके बारे में तुम फिक्र मत करो देवराज चौहान, किशन लाल वही करेगा जो मैं कहूँगा। नहीं मानेगा तो उसे भी जमीन के नीचे तुम लोगों के बगल में दफन कर दूंगा। सीताराम ने कहर भरी आवाज में कहा। कैसा रहा मेरा आइडिया? आइडिया तो बुरा नहीं, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जब तक तुम अपना यह काम करो तब तक मैं अपने बंधन खोल लूं। ऐसा हो गया तो हमारे बदले सिर्फ तुम्हारी लाश ही जमीन में दफन होगी। तब पुलिस ठीक ही सोचेगी कि देवराज चौहान वैन के गार्डों को मारकर वैन में मौजूद सारी दौलत ले उड़ा होगा। तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। सीताराम ने हंसकर सिगरेट का कश लिया। मुझे मौका मिल जाए तो तब तुम्हें मालूम हो कि मजाक। बस बस रहने दो। सीताराम उसकी बात काटकर गुर्राया और देवराज चौहान के सिर पर जा खड़ा हुआ। अब मुझे यह बताओ कि यह फार्म शहर के किस भाग में है? यह बात तुम इसलिए जानना चाहते हो कि वैन में से वायरलेस द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर सूचित कर सको कि हम लोग कहां पर हैं। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। हाँ, सीताराम ने पूर्वता लहजे में कहा। कहाँ है यह फार्म? बाहर जाकर मालूम कर लो। मैं बाहर नहीं जाना चाहता तुम लोगों को यहाँ छोड़कर। तुम तीनों खतरनाक हो। मैं नहीं चाहता कि जब मैं फार्म के बारे में मालूम कर आऊँ तो वापसी पर मुझे अपनी बीवी बच्चे की लाशें देखने को मिले। सीताराम का रूप अब एकदम बदला नजर आने लगा था। इसलिए यह बात तुम लोगों से मालूम करके रहूँगा कि यह फार्म किस जगह पर है। हो सकता है फार्म शहर से बाहर हो। नहीं, फार्म शहर के भीतर ही है। कल जब तुम लोग वैन यहाँ लाए थे तो हमने हिसाब लगा लिया था कि हम शहर में ही हैं। 35 मिनट की ड्राइविंग करके शहर से बाहर नहीं जाया जा सकता। सीताराम ने एक एक शब्द चबाकर कहा। बोलो, जवाब दो मेरी बात का। यह बात तुम हमसे कभी भी नहीं जान सकते। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। तभी सीताराम का हाथ उठा और देवराज चौहान के चेहरे से जा टकराया। बोलो, यह जगह कहाँ है? तुम यह बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलवा सकते सीताराम। देवराज चौहान, तुम ही नहीं, यह दोनों भी अभी बोलेंगे कि यह फार्म कहाँ पर है। यह तुम्हारी गलतफहमी है। कमीने, कुत्ते। एकाएक कुर्सी पर बंधा जगमोहन तड़प कर दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। एक बार मुझे खोल दे, फिर तुझे बताता हूँ कि यह फार्म कहाँ पर है। अगर मैंने तुम्हें खोलना ही होता तो बांधता ही क्यों? कहते हुए सीताराम जगमोहन के पास छिटका। अब तू बताएगा कि यह जगह कहाँ है। मेरी बताती है जूती। जगमोहन दांत किटकिटाकर बोला। सीताराम कहर भरे अंदाज में हंस पड़ा। उसने नटियाल को देखा। तू तो कहता था कि तू इन लोगों का साथी नहीं है। बिल्कुल नहीं हूँ। नटियाल ने गर्दन हिलाई। फिर तो तू ही बता देगा कि यह फार्म कहाँ पर है। कहाँ पर है? मैं तुम्हें अवश्य बता देता, परंतु जब यह लोग मुझे वैन की निगरानी के लिए यहाँ लाए थे तो मेरी आंखों पर इन्होंने पट्टी बांध रखी थी। नटियाल ने सफेद झूठ बोला, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर बताना नहीं चाहता था कि यह फार्म कहाँ पर है। मोटे, अगर तू मेरा साथ दे तो मेरी सिफारिश पर तुझे सरकारी गवाह बना लिया जाएगा, वरना सारी उम्र जेल में तू सड़ता रहेगा। तू ठीक कहता है। नटियाल ने लंबी सांस ली। काश मुझे मालूम होता कि वह फार्म कौन सी जगह पर है। मत बता, तेरी मर्जी, लेकिन बाद में तू बहुत पछताएगा मोटे। नटियाल कुछ न बोला। सीताराम पुनः देवराज चौहान के पास पहुंचा। देवराज चौहान, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तू अपना मुंह खोले, फिर तो तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली। लगा रहे सारी उम्र। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, देवराज चौहान ने जहरीले स्वर में कहा। उसी पल सीताराम का घूंसा देवराज चौहान के गाल से जा टकराया। देवराज चौहान के होठों से कराह निकली। बोल, कहाँ पर है फार्म? सीताराम दहाड़ा। मेरा मुंह नहीं खुलेगा। सीताराम एकाएक हंस पड़ा। तू बताएगा, बहुत जल्द ही तू मेरी बातों का जवाब देगा। जवाब में देवराज चौहान के होठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान नाच उठी। सीताराम की मुख मुद्रा बेहद कठोर होती जा रही थी। आंखों में दरिंदगी के भाव भरते जा रहे थे। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और तीनों को बारी बारी से वहशी निगाहों से देखा। तीनों की निगाहें उस पर थी। रिवॉल्वर और चेहरे के भाव आपस में मेल खा रहे थे। सीताराम देवराज चौहान के करीब पहुंचा
और दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा, अब मैं तुम्हें मौत का खेल दिखाता हूँ। देवराज के जबड़े कसते चले गए। सीताराम छोटे छोटे कदम उठाता हुआ नटियाल के समीप पहुंचकर ठिठका, मौत के खेल की शुरुआत मैं तुमसे शुरू करूंगा मोटे। एक प्रश्न, एक गोली। नटियाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। अचानक ही वहां मौत का सा सन्नाटा फैलता चला गया। बोल। सीताराम ने रिवॉल्वर की नाल नटियाल की ठोडी पर लगाई। कहाँ है ये फार्म? नटियाल के होठों से अब भी आवाज न निकली। सीताराम के चेहरे पर छाए भावों को देखकर ही उसने अनुमान लगा लिया था कि सीताराम कुछ भी कर सकता है। सुना नहीं तूने? जवाब दे मेरी बात का। सीताराम ठंडे स्वर में कह उठा। न, मुझे क्या मालूम? नटियाल के होठों से शब्द निकले। उसी पल तेज धमाका हुआ। नटियाल की ठोडी से लेकर चेहरे तक के चीथड़े उड़ गए। पल भर में ही नटियाल का मोटा चेहरा मांस का लटकता लोथड़ा नजर आने लगा। सीताराम ने देवराज चौहान की तरफ देखा। एक को मारकर मैंने सरकार से एक गोल्ड मेडल तो हासिल कर लिया, अभी 2 मेडल हासिल करने बाकी हैं। सिर्फ एक प्रश्न, एक गोली। कहने के साथ ही सीताराम ने रिवॉल्वर की गरम गरम नाल जगमोहन की ठोडी से लगा दी। जगमोहन का चेहरा कठोर हो गया, दांत पर दांत जम गए। देवराज चौहान के चेहरे से हिंसक भाव उभर कर नाचने लगे। आंखों में मौत के तूफान की लहरें उछलने लगी, परंतु बंधनों में जकड़ा होने के कारण वह बेबस होकर रह गया था। सीताराम ने जगमोहन की आंखों में झांका, फिर मौत से भरे लहजे में कह उठा, बोलो, जवाब दो, यह फार्म शहर के किस हिस्से में पड़ता है? जगमोहन भिजे दांतों से उसी मुद्रा में बैठा सीताराम की आंखों में झांकता रहा। सीताराम का चेहरा और भी सख्त हो गया। जगमोहन को जवाब न देता देखकर ट्रिगर पर उसकी उंगलियों का कसाव पड़ा। उसने जगमोहन को शूट करने का निर्णय ले लिया था। तभी दरवाजा खुला और हड़बड़ाई सी लाजवंती ने भीतर प्रवेश किया। कमरे का दृश्य देखते ही उसके होश उड़ते उड़ते बचे। लाजो, सीताराम गुर्राया, तू जा यहाँ से। लाजवंती ने क्रोधित निगाहों से सीताराम को देखा। यह आप क्या कर रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए हैं आप? हे भगवान, आपने तो एक इंसान की जान ले ली, अब तो गंगा स्नान करना ही पड़ेगा। यह अच्छा हुआ कि ठाई की आवाज सुनते ही मैं यहाँ आ गई, वरना अनर्थ हो जाता। आप इनकी और भाई साहब की भी जान ले लेते। सीताराम दांत पीसकर पलटा। मेरे काम में दखल मत दे, चली जा यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा कि आप मुझे भी ठाई कर देंगे। लाजो, यह सरकारी काम है, नहीं समझेगी तो भी जा मुन्ने के पास। बेवकूफ मत बन, मैं बाद में तुझे समझा दूंगा। मैं सब समझती हूँ, सब देख रही हूँ। लाजवंती ने आगे बढ़कर सीताराम के हाथ से रिवॉल्वर छीन ली। चलिए, खोलिए इन्हें। पागल हो गई है तू? पागल तो आप हो गए हैं। मेरे मुंह मत लग, वरना। मुझे धमकी मत दीजिए, बस आप भाई साहब को खोल दीजिए। मैं इनकी यह हालत नहीं देख सकती। मेरे सीने पर सांप लौट रहा है। इन्हें खोलकर मैं अपनी मौत को बुलावा नहीं देना चाहता। सीताराम लाजवंती को अपने सामने से हटाना चाह रहा था, मगर अपनी गांव की बेवकूफ़ पत्नी के आगे वह विवश होकर रह गया था। यह आपको कुछ नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे हैं, लाजवंती ने कहा। तू चुप कर, बड़ी आई अच्छे बुरे की ज्ञाता। सीताराम भड़क उठा। घर चलकर तुझे अच्छी तरह समझाऊंगा कि आदमी के कामों में दखल नहीं देते। घर की बात घर चलकर करेंगे, पहले भाई साहब को खोलिए और इनसे माफ़ी मांगिए। सीताराम का दिल चाहा कि वह अपने बाल नोच ले। ऐसी पत्नी से तो बिना पत्नी के अच्छा। उसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। सुना नहीं आपने? लाजवंती ने सीताराम को क्रोधपूर्ण निगाहों से देखा। सीताराम ने दांत पीसकर लाजवंती को देखा, फिर पलटकर जगमोहन और देवराज चौहान को देखते हुए गुर्राया। भगवान ने तुम लोगों को जीने का थोड़ा सा वक्त और दे दिया है। मैं कहती हूँ भाई साहब को खोल दीजिए। तू चल तो, अभी तुझे बताता हूँ कि आदमी के काम में टांग नहीं अड़ाया करते। सीताराम लाजवंती को खींचता हुआ बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान और जगमोहन ने चैन की सांस ली। कई पलों तक कोई कुछ न बोला। फिर देवराज चौहान ने ही खामोशी को तोड़ा। जिस तरह सीताराम ने नटियाल को शूट किया, उससे साफ जाहिर होता है कि सीताराम बेहद खतरनाक इरादे वाला इंसान है। हाँ, जगमोहन बोला, अगर उसकी पत्नी ना आती तो मेरा हाल भी नटियाल जैसा ही होना था। तुम सही कह रहे हो, देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा। इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा? जगमोहन बोला। जब तक यह बंधन नहीं खुलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ करो देवराज। देवराज चौहान के होठों पर
मुस्कुराहट रेंगती चली गई। सीताराम के बांधे बंधनों को नहीं खोला जा सकता। साले ने बड़ी मजबूती से बांध रखा है। तो क्या हम ऐसे ही बंधे रहेंगे? मेरे ख्याल से तो ऐसे ही बंधे रहना हमारी मजबूरी है जगमोहन। वह फिर अभी आ टपकेगा हमें शूट करने, जगमोहन बोला। देवराज चौहान कुछ कहने की अपेक्षा पुनः अपने बंधनों को खोलने की चेष्टा करने लगा। यह उनकी मौत और जिंदगी का सवाल था। जगमोहन ने खुली खिड़की के बाहर निगाह मारी। आसमान में तारे नजर आ रहे थे। रात का अंधेरा कब का फैल चुका था और ठंडी हवा खिड़की से आकर कुर्सी से बंधे उनके जिस्मों को राहत सी पहुंचा रही थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।